के मुंह में हाथ दिया है। ये आपको इंशाअल्लाह जो 2 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा। इनकी मैं नस्लों को खत्म करना मेरा माजी दुआ है। मैं कभी न घबराने वाला न डरने वाला, मैं इनकी नस्लें भी जानूंगा। मेरे पास एक आज ऐसी स्टोरी मौजूद है जो कि देखने वाले सुनने वाले हैरान परेशान रह जाएंगे, और बाकायदा तौर पर जो लोग ये स्टोरी को सुनेंगे उनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पहले हाफजाबाद, फिर उसके बाद लाहौर में ये वाकया पेश आया। हाफजाबाद में जो वाकया पेश आया था, सेम उसी तरह का, उसी तर्ज का लाहौर में भी वाकया पेश आ गया है। वाकया क्या होता है, 18 साल किंजा नाम की लड़की की शादी एक कारी साहब के साथ होती है जो मस्जिद में कारी है। उसका नाम है मोहम्मद अब्बास साहब की शादी जो है वो किंजा के साथ होती है, और आखिरकार वो किंजा को मिलने के लिए जाता है अपने ससुराल के घर, क्योंकि घर में कुछ चपकलस होती है जिसकी वजह से किंजा नाराज होकर अपने घर चली जाती है। शाहपुर कांजरा का ये इलाका है जिसको थाना चूंग लगता है, और चूंग थाने की हदूद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। किंजा जब अपने घर चली जाती है तो वहां पर उसका शोहर उसको मनाने के लिए जाता है, और आखिरकार मियाँ बीवी के दरमियान घर के अंदर कुछ चपकलस भी होती है। किंजा कहती है मैंने साथ नहीं जाना। जो उनके खामद होते हैं अब्बास, वो उनको मिन्नत समाजत करके घर से बाहर जाने का मशवरा देते हैं कि घर के अंदर बात क्या करें, सबके सामने कहीं बाहर चल के बात कर लेते हैं मियाँ बीवी के दरमियान। आखिरकार दोनों की बाहमी रजामंदी के साथ किंजा और अब्बास अपने घर के करीबी चले जाते हैं। फिर होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बातें करते करते घर से थोड़ा सा हट के खेत आ जाते हैं, और मियाँ बीवी बैठकर खेतों में गपशप करने लग जाते हैं, गिले शिकवे करने शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब अमूमन देखने में आता है जब घरों में लड़ाई पैदा होती है तो फिर कोई खामद कहता है कि मुझे आपका भाई अच्छा नहीं लगता, आपकी वालदा अच्छी नहीं लगती, या जो लड़की होती है जो बीवी वो कहती है कि आपकी बहन का मुझे आना जाना पसंद नहीं है, आपके भाई का मेरे साथ मजाक करना पसंद नहीं है, घर अलग लेंगे। इस तरह की जो घर में नचाकियाँ हैं वो पैदा होती रहती हैं। आखिरकार होता क्या है, अब्बास अपनी बीवी को लेकर चला जाता है खेतों के करीब, और वहाँ पर जब पहुँचता है तो 4 नौजवान वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं, जिनके पास एक पाइप होता है ग्रीन कलर का तशद्दुद करने वाला, और एक कुल्हाड़ी होती है। अब्बास को ये डराते हैं कि ये लड़की कौन है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो अब्बास है ये मस्जिद में कारी है और ये दीनी तालीम देता है। इसकी शादी भी इसकी स्टूडेंट के साथ हो गई है। कारी साहब की उम्र ज़्यादा है और लड़की की उम्र कम है, इसलिए जो अब्बास नौजवान थे उन्होंने जब कारी से पूछा कि ये लड़की कौन है, तो कारी अब्बास ने बताया कि मेरी जोजा है, मेरी बीवी है, मेरी वाइफ है। अब्बास नौजवान इस बात से इनकारी हो गए कि ये तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती, तुम्हारी और इसकी उम्र में बड़ा डिफरेंट है। आखिरकार होता क्या है, एक जो उनमें से मुल्जिम होता है अब्बास नौजवान, वो कान को फोन लगाकर पंजाबी में कह रहा होता है, साहब जी इथों एक जोड़ा फाड़ लिया, जल्दी आ जाओ। वो समझता कि शायद ये पुलिस वाले हैं, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं होते। आखिरकार उसको डरा धमका कर खेतों में ले जाया जाता है, और उसके खामद के सामने एक एक मर्तबा जो है तीनों लड़के ज़्यादती करते हैं। और होता क्या है, जब ये लोग ज़्यादती लड़की से कर लेते हैं 18 साल किंजा से, फिर उसके बाद ये अपने दोस्त को बजरिया टेलीफोन दावत देते हैं कि जल्दी आ जाओ, यहाँ पर हमने कोई शिकार फंसा रखा है, और उसके साथ आकर बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो। और इनका चौथा साथी जो होता है वो मोटरसाइकिल पर कहीं गया होता है, वो वापस आ जाता है, वो भी आके किंजा के साथ ज्यादती करता है। आखिरकार वो मिन्नत समाजत करती हुई मासूम कली, उसकी कोई नहीं सुनता, उसको बर्बाद करके तबाह करके उसकी ज़िंदगी ख़राब करके उसकी इज़्ज़त ख़राब करके ये लोग वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। पहले तो हमारे ज़राए के मुताबिक पुलिस इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर दबाती रही। कभी साइला जो थी किंजा 18 साला, कभी उसका पुलिस की जानिब से मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाता था, कभी जो कारी साहब उसके खामन थे अब्बास साहब, उनका मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाता था ताकि इस केस को किसी न किसी तरीके से दबा दिया जाए। लेकिन आखिरकार उसका मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमे में के हवाले से मैं बताऊं कि ये FIR की एक कॉपी है जो मुझे भिजवाई गई है और जिसमें बाकायदा तौर पर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। 51/40 इसका मुकदमा नंबर है, 51/40 2025। इसमें जो जुर्म लगाया गया है 375A, यानी कि गैंग रेप का ये जुर्म है। और मैं समझता हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर गैंग रेप ही है,
اور اس میں محمد عباس ولد محمد عالم یہ مدعی مقدمہ ہے جو کہ کنزا کے خامند ہیں اور یہ رہائشی ہیں شاہ پور کانجرا جو کہ چونگ کے علاقہ میں آتی ہے۔ جب یہ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تو ایف آئی آر درج اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں قاری صاحب کی جانب سے تحریر دی گئی، کیونکہ حقیقت میں اور ایف آئی آر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ میں بتاؤں کہ ایف آئی آر جو دی گئی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ چونگ لاہور، جناب اعلیٰ گزارش ہے کہ بندہ ذیل پتہ کا رہائشی ہے اور مسجد قاری ہے۔ مورخہ 30/7/2025 بوقت تقریباً 8:45 بجے رات میں اپنی بیوی مسمات کنزا جس کی عمر 18 سال ہے کے قریب اپنے گھر کے شاہ پور کانجرا کے ساتھ پچھلی سائیڈ کھیتوں میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پر جا کر ایک سائیڈ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اسی اثنا میں ہمارے پیچھے سے 3 کس آئے جس میں سے ایک کا حلیہ، کیونکہ ایف آئی آر کے اندر حلیے بھی لکھے گئے تھے، جس کا جو حلیہ تھا اس میں لکھا گیا کہ 17-18 سال ملزم کی عمر تھی، سفید اس کا رنگ تھا جبکہ جسم پتلا پھرتیلا، جبکہ دوسرے کی عمر کے بارے میں بتایا گیا کہ 24-25 سال اس کی عمر تھی اور اس کا رنگ کالا تھا اور اس نے ٹی شرٹ اور نیکر پہن رکھی تھی۔ جبکہ تیسرے ملزم کی اگر بات کی جائے تو تیسرا ملزم جو ہے اس کے متعلق ایف آئی آر میں بڑا واضح بتایا گیا کہ اس کا قد چھوٹا تھا اور جسم اس کا موٹا تھا اور اس کی عمر تقریباً 27-28 سال تھی اور اس کا رنگ گندمی تھا۔ جسم اس کا دیکھا گیا تو بڑا پھرتیلا جسم اس کا دیکھنے میں نظر آتا تھا اور یہ نشئی ٹائپ بھی تھا، اور مدعی مقدمہ کا کہنا کہ اس نے اپنی دستی کلہاڑی اور پانی والے سبز پائپ سے ڈراتے ہوئے مجھے جو ہے وہ میری بیوی سمیت جو ہے وہ کھیتوں کے اندر لے گئے اور اس کو جا کر وہاں پر برہنہ کرا دیا اور میرے بھی کپڑے اتار دیے اور میری بیوی سے تینوں باری باری زبردستی ریپ کرنے لگے۔ اور تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو فون کیا جس کا بھی حلیہ 28-29 سال اس کی عمر تھی، رنگ گندمی، ہلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی، جس کو بلوا لیا اور آخرکار وہ موٹر سائیکل پر آ گیا اور اس نے بھی میری بیوی سے ریپ کرنا شروع کر دیا۔ اور تھوڑی دیر بعد چاروں ملزمان زبردستی ریپ کرنے کے بعد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فرار ہو گئے اور میں مقدمہ اندراج کرنے کے لیے تھانہ پہنچا۔ جو اصل حقیقت یہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتائی ایف آئی آر والی بات، اصل حقیقت جس طرح سے میں نے پہلے بتائی کہ میاں بیوی میں کوئی ناراضگی تھی اور اپنی بیوی کو منانے کے لیے یہ گیا تھا اور وہاں پر میاں بیوی ایک سیپریٹ ماحول میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے تھے اور کھیتوں میں یہ لوگ گئے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب اس کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے تو انویسٹیگیشن ٹیمیں جو ہے وہ متحرک ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے جو حافظ آباد میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ خاوند کے سامنے بیوی کو جو ہے وہ ریپ کیا گیا، پھر آخرکار ان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی اور وہاں پر دیکھنے میں آیا تھا کہ جب میاں بیوی نے حافظ آباد میں کمپلینٹ کی تھی ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے، تو وہاں کا کالی وردی والا بھیڑیا بھی ان کے ساتھ ملوث تھا جس نے 25,000 روپے ملزمان سے لے کر ان کا مقدمہ درج نہیں کیا تھا اور باقاعدہ ٹال مٹول سے کام لیا تھا۔ لاہور میں بھی اسی طرح سے ہوا، پہلے ٹال مٹول سے کام لیتے رہے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے، پھر آخرکار ایف آئی آر جب درج ہو گئی تو ایف آئی آر کا علم سی سی ڈی کو بھی ہوا، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، جو کہ آج کل کرائم کو کم کرنے کے حوالے سے دن رات محنت کر رہا ہے اور کرائم کنٹرول کرنے والے پولیس افسران آج کل ان ڈاکوؤں کی تلاش میں ہیں جو لوگوں کے لیے اذیت بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلاتیں پیدا کرتے ہیں، جو دن دہاڑے خواتین کو لوٹتے ہیں، زیورات اتار لیتے ہیں۔ ایسی ہی ٹیمیں لاہور کی بلکہ پورے پنجاب میں تشکیل دی گئی ہیں، جن کے سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب۔ کے منہ میں ہاتھ دیا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ان کی میں نسلوں کو ختم کر دوں گا، ان کی میں نسلوں کو ختم کرنا میرا ماضی گواہ ہے۔ میں کبھی نہ گھبرانے والا نہ ڈرنے والا، میں ان کی نسلیں بھی جانوں جو کہ ان کو کمان کر رہے ہیں پورے پنجاب کی سی سی ڈی کو، اور ایف آئی آر جو ہے وہ 375 والی، جس طرح سے میں نے بتایا کہ 375A کا جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کی ایف آئی آر سی سی ڈی کے حوالے کی جاتی ہے اور سی سی ڈی اس کے اوپر محنت کرتی ہے اور تقریباً 8 گھنٹے کی جد و جہد سے، جو کہ حسنین حیدر ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن میں تعینات ہیں، ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے
तो मुखबिर ख़ास को भगाना शुरू कर दिया जाता है। एक किस्म के देखा जाए तो ये भी अपनी जान पर खेल कर लोगों की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो फिर वाक़या पेश आया, CCD ने अपनी टीमें मुतहरिक की मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए। तो गिरफ्तारी के दौरान जब पुलिस को ख़ासकर हसनैन हैदर, जिस तरह से मैंने बताया DSP CCD मॉडल टाउन तैनात हैं, उन्होंने अपनी टीम तश्कील दी और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए चूंग के इलाका में एक घर के अंदर इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर वही चारों मुलजमान जिसने 18 साल किंजा के साथ ज़बरदस्ती रेप किया, जिसका मुकदमा 375 में दर्ज किया गया, ये पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस को इस बात का कतई यकीन नहीं होता कि शायद इनके पास असला होगा या नहीं होगा, क्योंकि FIR के मुताबिक जब रेप किया गया था तो इनके हाथ में कुल्हाड़ी और ग्रीन कलर का, जिसको सब्ज़ कलर कहा जाता है, पाइप मौजूद था। लेकिन पुलिस जब इनको गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वहाँ पर पुलिस के साथ इनकी मज़ाहमत होती है और ये पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग करते हैं। हसनैन हैदर इनको बाकायदा तौर पर लाउड स्पीकर के अंदर गिरफ्तारी की वार्निंग भी देते हैं कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है और ख़ुद को कानून के हवाले कर दें, जो आपका जुर्म होगा आपको गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये लोग पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो इनका सबसे पहला काम यही होता है फायरिंग करके वहाँ से अपनी जान बचाना और निकलना। क्योंकि कहा जाता है कि जो चोर होता है, जिसके दिल में चोर होता है, वो पुलिस से बचने के लिए रास्ते में किसी को अगर कत्ल भी करना पड़े तो वो गुरेज नहीं करता, कत्ल करने के बाद फरार होने में कामयाब हो जाता है। तो आखिरकार स्पीकर में कहा जाता है कि गिरफ्तारी दे दें, उसके बावजूद भी पुलिस पर फायरिंग की जाती है। फिर आखिरकार पुलिस उनको जब गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है तो तमाम अहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनी होती हैं और मुलजमान की जो फायरिंग से एक जैकेट भी जो है वो डैमेज हुई है, जो कि फायर लगा था एक जवान के सीने पर, जो कि उसने जैकेट पहन रखी थी, जिसकी वजह से अल्लाह का करम हुआ कि जवान बच गया। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अब ये हम पर गोलियां चलाना शुरू हो गए हैं, अब इनको गिरफ्तार करना लाजमी है। बड़ी कोशिश की गई मुलजमान की गिरफ्तारी करने के हवाले से, लेकिन आखिरकार ये 4 मुलजमान थे, जिसमें से 2 पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए और इंतहाई ये ख़तरनाक मुलजम थे। एक बड़ा घिनौना जुर्म किया था इन्होंने और घिनौना जुर्म करने के साथ साथ एक मासूम कली की इज्जत, मासूम कली की ज़िंदगी को भी रौंद कर रख दिया। फिर उसके बाद जब CCD की जानिब से फायरिंग की गई तो 2 डाकू मौका पर शदीद ज़ख्मी हुए, जिनको पुलिस फौरी तौर पर बचाने के लिए मुकामी अस्पताल भी गई और कहा गया कि जब इनको रास्ते में ले जाया जा रहा था तो पुलिस को पता चल गया था इनका खून ज़्यादा बह गया है, इसका ब्लड ज़्यादा बह गया, तो पुलिस ने इनको ब्लड देने के लिए भी तैयारियां कर रखी थी कि इनको किसी भी सूरत जो है वो बचाना है ताकि दीगर साथियों का पता किया जा सके। लिहाजा रास्ते में ये दम तोड़ जाते हैं। जो 2 मुलजम और होते हैं जिन्होंने किंजा के साथ रेप किया होता है, वो पुलिस को चकमा देकर जो है वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। हल्का सा अंधेरा था, जिसकी वजह से पुलिस ने जब ये रेड किया था तो वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए 2 मुलजम जो थे वो फरार होने में कामयाब हो गए और 2 मुलजम जो है वो पुलिस की गोलियों का निशाना बन के जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिए गए, जिनका बाकायदा पोस्टमार्टम भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और उनकी डेड बॉडी उनके वर्षा के हवाले की गई है। अगर देखा जाए तो ये जो वाक़या है ये इस कदर जो है वो खौफजदा था कि जब ये इलाका चूंग के अंदर खबर फैली कि खामंद के सामने बीवी के और बीवी के सामने खामंद के कपड़े उतार कर बरहना करके उनको जो है वो लड़की को रेप का निशाना बनाया गया, तो यकीन करें ऐसी अफवाह सुन के जवां साला लड़कियां, ख़वातीन जो है वो बूढ़ी, चाहे वो किसी की अम्मी है, दादी है, नानी है, एक बड़ा खौफ पाया गया पूरे चूंग के अंदर कि इस तरह से दिन दिहाड़े खेतों के अंदर 4 उबाश नौजवान एक लड़की की इज्जत के साथ खेल कर चले गए और लोकल पुलिस कुछ ना कर सकी, क्योंकि ऐसी जो जगहें होती हैं वहाँ पर पुलिस भी जाने के लिए गुरेज करती है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ से साथ ज़िला शेखुपुरा भी लगता है। कश्तियों में बैठकर लोग डकैती करने के लिए डाकू आते हैं और वारदात करके चले जाते हैं, पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला भी होता है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो बड़े खौफजदा होते हैं और देखा गया कि जो मोहम्मद अब्बास है वो एक सख्ते में चला गया है।
जो उसका खामन जिसके सामने ये ज्यादती की गई वो सख्ते में चला गया, तो फिर उस बच्ची का क्या हाल होगा, 18 साल किंजा का क्या हाल होगा, जिसके साथ एक वक्त में चार लोगों ने ज़बरदस्ती ज्यादती की और उसके खामन को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया, उसके खामन को कुल्हाड़ियों के वार करके ज़ख्मी भी किया, उसके खामन को जो है वो ग्रीन पैप के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया, उसका जिस्म जो है वो भी नीला हो गया। आखिरकार वो बेचारा कितनी मार खाता, वो 4 थे ये 1 था। आखिर उसने ये मुकदमा दर्ज करवाया और मुकदमा दर्ज करवाने के बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन अपनी जो है वो इज़्ज़त बचाने के लिए कह लें या शर्मिंदगी के मारे जो है वो फ़ोन बंद कर लिया है, क्योंकि मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदगान उनसे रब्ता करेंगे, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स उनके साथ रब्ता करेंगे, तो पुलिस को एक मखसूस नंबर दे दिया गया है। जब मेरी बात हुई थी जो CCD अफसरान के साथ, तो CCD अफसरान ने मुझे ये बताया था कि हमने बड़ी कोशिश की मुलजमान को जो है वो तलाश करने की, आखिरकार जो मुलज़म किसी जगह पर अगर मिले तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और फायरिंग के नतीजा में 2 डाकू जो है वो मारे गए और 2 जो है वो फ़रार हो गए। अभी उनका CRO रिकॉर्ड भी तमाम का तमाम चेक किया गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है कि मुलजमान जो मारे गए हैं वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे। अगर वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे फिर चूंग के इलाका में क्या कर रहे थे? अगर वो चूंग के इलाका में उनकी मौजूदगी थी तो फिर चूंग पुलिस कहाँ थी? चूंग के मुहाफिज कहाँ थे? चूंग के जो डॉल्फिन एहलकार हैं वो कहाँ थे? चूंग में पीरू की गाड़ियाँ गश्त करती थी वो कहाँ थी? आखिरकार पौना घंटा 1 घंटा पौना घंटा लड़की के साथ अबाश नौजवान रेप करते रहे और किसी ने आकर किसी की कोई बात नहीं सुनी, किसी ने कोई चीखो पुकार नहीं सुनी। आखिरकार होता क्या है, लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद ये लोग वहाँ से मोटरसाइकिलों पर फरार हो जाते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं अपने इर्द गिर्द आमने सामने मुकम्मल ध्यान रखें कि आपके घर के आसपास आमने सामने कौन रहता है। अगर कोई किराएदार है तो किराएदारी का अंदराज जो है वो लाजमी इंदराज करवाना चाहिए मुतलका पुलिस स्टेशन में, ताकि लोगों की शनाख्त हो सके कि कौन कहाँ से आया है और किस इलाके में रह रहा है। तो इसी तरह से जो वाक़यात थे गैंग रेप के, एक जो वाक़या जिस तरह से मैंने बताया कि पहले हाफजाबाद में हुआ, तो अभी तक लोग उस खौफ में से बाहर नहीं निकले और लाहौर में भी ये वाक़या पेश आ गया। तो इस तरह से जो रातों को ख़वातीन बाहर सफ़र करती हैं तो खुदारा रात के टाइम शाम के टाइम अपने जो है वो सफ़र से गुरेज करें। अगर आपने कहीं मजबूरन जाना भी है तो अपने किसी बड़े को साथ लेकर जाएं और बता कर जाएं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के भेड़िए इस तरह के दरिंदे आज भी लाहौर के खेतों में मौजूद हैं। खेतों में सिर्फ सूअर नहीं, खेतों में सिर्फ कुत्ते नहीं, खेतों में ऐसे भेड़िए भी मौजूद हैं, खेतों में ऐसे शैतान भी मौजूद हैं, खेतों में ऐसे दरिंदे भी मौजूद हैं जो कि बच्चियों की इज़्ज़तों को नोचते हैं, उनकी इज़्ज़तों से खेलते हैं, उनकी इज़्ज़तें तार तार करते हैं। तो पुलिस ने लिहाजा फायरिंग करके 2 मुलजमान को मौत के घाट उतार दिया। 2 की गिरफ्तारी के लिए अभी टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। तो लिहाजा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।